हेलो, जय हिंद। तो हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी को पढ़े थे, जिसमें न्यू एनसीईआरटी जो आया हुआ है, ठीक है, जो नया एडिशन का एनसीईआरटी है, उसका जो चैप्टर 1 था ज्योग्राफी का, ये हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। ये पृथ्वी पर स्थानों की स्थितियाँ, ठीक है, स्थिति जो है, इसको हम लोग पढ़े थे। तो इसके बचे हुए जो क्वेश्चन आंसर थे, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, आज हम लोग उसको देखेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या-क्या प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कल एक थोड़ा-सा एक जगह मिस्टेक हो गया था टाइपिंग के कारण, उसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। आज हम लोग प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। देखिए, हम लोग का जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आज हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए कि इस पाठ के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत: मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। आपको एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ। फिर बोला गया है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है, तो उसी समय भारत में शाम के 5 बजे बजते हैं, क्यों? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो हम लोग पहले एक-एक प्रश्न का पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं, फिर सेकंड वाले को देखेंगे, ठीक है? देखिए, जो पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि दूरी की गणना और समय का अंतर। इसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी और मुहाने के बीच की दूरी की गणना। आप इसको इस उत्तर में लिखिएगा कि मानचित्र के पैमाने के अनुसार, पैमाना कितना है 2.5 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 500 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ लिखा गया है, यदि आप मानचित्र पर नर्मदा नदी के मुहाने मतलब खंबात की खाड़ी से गंगा के मुहाने मतलब बंगाल की खाड़ी तक दूरी मापते हैं, तो यह लगभग क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर होगा। आप ये कैलकुलेट ऊपर में कर लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा गया है कि वास्तविक दूरी, यहाँ वास्तविक दूरी जो है उतना कितना है 7.5 का 200 करेंगे तो कितना होगा 1500 लगभग आ जाएगा। इसका ये आंसर रहेगा। ये फर्स्ट का क्वेश्चन हुआ। अब जो सेकंड जो पूछा गया था कि जो लंदन में दोपहर 12 बजे भारत में शाम का 5:30 क्यों बजते हैं, इसका उत्तर आप लिखिएगा कि यह समय का अंतर देशांतर रेखाओं के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें यह बताया कि लंदन में क्या है 0 डिग्री देशांतर जीएमटी जो है परिस्थित है। ठीक है, 0 डिग्री। और लिखा कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व देशांतर से लिया गया है। अब यहाँ लिखिए कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः क्या लिखिएगा कि 82.5 डिग्री गुना इंटू 4 कीजिएगा कितना आएगा 330 आ जाएगा, 330 आएगा। फिर उसको क्या कीजिएगा 330 मतलब क्या होता है 530। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर देखिए चूंकि चूंकि भारत पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ का जो समय है लंदन से 5.5 घंटा क्या है आगे रहता है। फिर जो प्रश्न पूछा गया है तीसरा प्रश्न क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो यहाँ पूछा गया है, यहाँ तीसरा प्रश्न पूछा गया कि हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखिएगा कि हमें मानचित्र में प्रतीक और चिन्हों रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। इसलिए क्योंकि मानचित्र का आकार छोटा होता है, इसलिए वास्तविक इमारतें, सड़कों और नदियों को दिखाना संभव नहीं है। आप ये लिखिएगा प्रतीक चिन्ह, ये काम कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से समझा जा सकता है। रंग है, रंग की जो देखिए रंग लिखा है कि विशिष्ट आकृतियों को पहचानने में मदद करते हैं, जैसे नीला रंग जल के लिए, भूरा पर्वत के लिए और हरा मैदान के लिए। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। फिर लिखा गया चौथा प्रश्न है कि आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है। उत्तर, यह एक क्रियाकलाप, आप इसे इस प्रकार से भर सकते हैं। ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए आपको बता देता हूँ। आप इस प्रकार से लिखिएगा कि उत्तर में जैसे जैसे पार्क दक्षिण, ठीक है, जैसे मुख्य सड़क आपकी जैसे दक्षिण में है क्या है पार्क, जैसे मुख्य सड़क, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा ना उत्तर में आप लिखिएगा जैसे पार्क है, दक्षिण मुख्य सड़क, पूर्व जैसे मंदिर, पश्चिम जैसे खेल का मैदान,
उत्तर पूर्व जैसे दुकान, उत्तर पश्चिम जैसे पुस्तकालय, दक्षिण पूर्व जैसे अस्पताल, दक्षिण पश्चिम जैसे पोस्ट ऑफिस। ये हो गया मेरा 8 8 दिशा हो गया ना। देखिए यहाँ पर दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, फिर दक्षिण पश्चिम है, हो गया। तो फिर लिखा है कि स्थानीय बनाम मानक समय। अब इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न को पढ़ लीजिए पूरा। प्रश्न में लिखा गया है कि स्थानीय और मानक समय के बीच क्या अंतर है, समूहों में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखो, उत्तर की तुलना कीजिए। अब इसका हम तुलना कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया ना कि स्थानीय समय यह सूर्य की स्थिति के अनुसार तय होता है। जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस स्थान पर दोपहर के 12 बजते हैं। अलग अलग देशांतरों पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। अब इस प्रकार से लिखिएगा। फिर लिखा है कि मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक चुनी हुई देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है ताकि समय की आवश्यकताओं ना हो। भारत का मानक समय 1 मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट से निर्धारित है। फिर लिखिएगा यहाँ पर कि देखिए दिल्ली और बेंगलुरु के स्थानीय समय में अंतर। देखिए अब यहाँ पर समझे, अब इसको इस प्रश्न को इस प्रकार से कि दिल्ली और बेंगलुरु के स्थानीय समय में अंतर क्या है। यहाँ आपको कंफ्यूजन करने के लिए सवाल पूछा गया है। यहाँ लिखिएगा स्थानीय समय देखिए स्थानीय समय क्या है, देशांतर पर निर्भर करता है और अक्षांश पर नहीं। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होता है, यह प्रश्न पूछा गया है और हम लोग इसका उत्तर बताते हैं। देखिए आप उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा कि स्थानीय समय देशांतर पर निर्भर करता है, अक्षांश पर नहीं। प्रश्न के अनुसार दिल्ली और बेंगलुरु दोनों का देशांतर एक ही है, 77 डिग्री ईस्ट। चूंकि दोनों नगर एक ही देशांतर पर स्थित है इसलिए उनके स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, 0 मिनट का। अब देखिए यहाँ पर कुछ सही गलत पूछा गया था, तो सही गलत को हम लोग देख लेते हैं। सही गलत में पूछा गया है कि अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। ये है गलत। इसका जो लिखा है ना यहाँ पर सही गलत की व्याख्या इसमें है कि अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। ये जो कथन है ये गलत है। इसका सही कथन क्या होगा कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम होती जाती है। फिर लिखा है कि देशांतर के एक योगांतर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। ये जो कथन है ये सही है। क्यों सही है, देखिए लिखा गया है कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है जबकि भूमध्य रेखा एक पूर्णवृत्त है। फिर लिखा है कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री साउथ है। यह भी कथन सही है। क्यों सही है, यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर लिखा है कि असम में स्थानीय समय और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही है। ये जो कथन है ये क्या है, यह गलत है। क्योंकि यहाँ लिखा गया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 80.5 डिग्री ईस्ट पर आधारित है जबकि असम पूर्व में स्थित है। ठीक है, फिर लिखा है इसलिए वहां का स्थानीय समय इंडिया से आगे है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे है। फिर लिखा गया है कि समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के समान होती है। यह जो कथन है यह सही है। क्यों सही है कि मानक समय क्षेत्र देशांतर रेखाओं के आधार पर ही विभाजित किए जाते हैं। फिर है कि भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त है। सही, यह जो कथन है क्या है, यह सही है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारा अध्याय 1 हो गया और इसका जो प्रश्न उत्तर था यह भी हो गया। देखिए अभी मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझा रहा हूँ। जब एग्जाम नजदीक आएगा मैं आपको एक वीडियो बना करके पूरा अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको प्रश्न उत्तर भी रहेगा और मैं और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी रहेगा। अभी मैं चैप्टर वाइज से लेके हुए चल रहा हूँ तो आपको जिससे ये थोड़ा सा हेल्प कर सके। फिर नई वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा चैप्टर 2 के उसके सॉल्यूशन भी कराऊंगा क्वेश्चन आंसर का, और उस जो पूछा जा रहा है चैप्टर 2 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।